हेलो मित्रों, आपका स्वागत है कंपटीशन मित्र में। मैं हूं आपका कंपटीशन मित्र अभिषेक सिंह। आज हम लोग देखेंगे, आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ, या फिर इसे हिंदी में कहें तो लॉसा और मौसा। देखिए मित्रों, किसी भी प्रकार के कंपटीशन, चाहे वो किसी भी कंपटीशन में ग्रुप बी का एग्जाम हो, या फिर इंटर स्तरीय परीक्षाएं हो, या फिर ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षाएं हो, या फिर एमटीएस वगैरह हो, सिपाही उपाही की भर्ती परीक्षाएं हो, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा, मतलब कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है। और इसको हम लोग बेसिक से देखेंगे, बिल्कुल बेसिक से। बिल्कुल आपने अगर अपने क्लासेस जब होते थे, आपकी कक्षाएं जब होती थी, आप जब एकेडमिक से उसमें पढ़ते थे, कक्षाओं में पढ़ते थे जब आप, तो आपने नहीं भी ध्यान दिया है तो भी ये वीडियो आपको बहुत ही फायदा पहुंचाने वाला है, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो आप लगातार बने रहें हमारे वीडियो से। ऐसा आप करेंगे कि मेरा ये वीडियो देख लेने के बाद अगर आपको समझ में आ रहा है कुछ भी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। और अगर ये अच्छा लग रहा है सेशन जो हम शुरू कर रहे हैं, तो पूरा देखने के बाद अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, ताकि हम मोटिवेट हो और ऐसे ही वीडियो और भी बनाएं आगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, पूरा बेसिक से देखेंगे, बिल्कुल कोई घबराने की बात नहीं, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे। एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहिए, जो भी कहिए, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जबकि एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहिए, और एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। जबकि हिंदी में अगर बात करें तो लॉसा का मतलब होता है लघुत्तम। लघुत्तम यानी सबसे छोटा, लघुत्तम यानी सबसे छोटा, समापवर्त्य, समापवर्त्य। और अगर मौसा की बात करें तो मौसा को हिंदी में कहते हैं महत्तम। महत्तम यानी सबसे बड़ा, महत्तम यानी सबसे बड़ा, महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक, ये चीजें हैं। ठीक, लघुत्तम समापवर्त्य या महत्तम समापवर्तक। तो ये चीजें तो नाम तो आप जान गए। अब देखिए, इसमें जो ये आया मल्टीपल आया, या फिर फैक्टर आया, फिर यहाँ पे कह दीजिए समापवर्त्य आया या समापवर्तक आया। मल्टीपल यानी समापवर्त्य, फैक्टर यानी कि समापवर्तक। ठीक, मल्टीपल को हम लोग समापवर्त्य या गुणज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणज भी बोलते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं, इन बातों में खैर नहीं जाते हैं हम लोग ज्यादा डीप। हम लोग आगे देखते हैं कि पहले अपवर्त्य और अपवर्तक क्या है, यानी मल्टीपल और फैक्टर है क्या। ठीक, तो आइए ना देखते हैं हम लोग उन चीजों को, तब हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक, पहले इन चीजों को अच्छे से देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर है कि। तो देखिए, जैसे अगर हम बात करें कि 20, कोई संख्या 20 ले लेते हैं, ऐसे ही कोई संख्या 20 ले लेते हैं, और हम बात करते हैं कि इस 20 के जो है अपवर्त्य, अपवर्त्य क्या क्या होंगे, 20 के अपवर्त्य क्या क्या होंगे। 20 के अपवर्त्य यानी कि
गुणज की बात कर रहे हैं हम, यानी कि 20 में किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वो 20 का अपवर्त्य कहलाएगा। ठीक, नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो भी कुछ आएगा वो अपवर्त्य कहलाएगा। तो हम 1 से करते हैं तो ये तो 20 तो है ही, 20 का अपवर्त्य 40 है, 60 है, 80 है, 100 है, 120 है, और ऐसे ही आगे चलता चला जाएगा। ये 20 के अपवर्त्य हैं। ठीक, और 20 के अगर हम अपवर्तक की बात करें, अपवर्तक, अगर 20 के अपवर्तक की अगर हम बात करें कि 20 का अपवर्तक क्या है, तो बस इसी का उल्टा होता है। ठीक, वैसी सभी संख्याएं जिनका 20 जो है वो अपवर्त्य हो, वैसी सभी संख्याएं जिनका अपवर्त्य 20 हो, यानी जिनके टेबल में 20 हो। तब देखिए 1 के टेबल में तो 20 है ही, तो ये तो हो ही जाएगा। 2 के टेबल में होएगा ही, 3 के टेबल में नहीं होगा। 3 के पारा में होता है क्या 20? बिल्कुल नहीं होता है, तो उसकी बात ही खत्म है। 4 के टेबल में होगा, 5 बार में, 5 के टेबल में भी होगा, लगातार संख्याएं आने लगी। तो अब 10 और 20 यही दो बच गया। ये सब जो है 20 के अपवर्तक हैं। क्या है? 20 के अपवर्तक हैं। और ये क्या है? 20 का अपवर्त्य है। अपवर्त्य और अपवर्तक में कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक, क्योंकि अंग्रेजी में नाम मल्टीपल होता है और फैक्टर होता है। ठीक, इसलिए थोड़ा क्लियर होता है। लेकिन हिंदी में मैंने अक्सर देखा है बच्चों को कि वो समापवर्तक और समापवर्त्य में अंतर ही नहीं जानते। ठीक, और कह देते हैं कि लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लघुत्तम समापवर्त्य है और महत्तम समापवर्तक होता है। ठीक, ऐसा कई बच्चों को मैंने देखा है, हो जाता है। अब गलती से उसको मिस्टेक कहिए या फिर जो कहिए, ठीक, लेकिन ऐसा होता है। तो आपको बिल्कुल उस पर नहीं जाना है कि इसको अपवर्तक कह देना है और इसको भी अपवर्तक कह देना है, या फिर इसको अपवर्त्य और इसको दोनों को अपवर्त्य कह देना है। ऐसी कोई बात है नहीं। देखिए, अपवर्त्य मतलब होता है जो इसके टेबल में हो, अपवर्तक मतलब होता है जिसके टेबल में ये हो। बात समझ में आ रही है बात? अब देखिए, अपवर्तक को हम लोग गुणनखंड भी बोलते हैं, गुणनखंड भी बोलते हैं, जबकि इसको गुणज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणज बोलते हैं। गुणज और गुणनखंड में यही अंतर है। और मल्टीपल और फैक्टर तो चूंकि अंग्रेजी में है तो ये समझ में आ रहा है, बिल्कुल अलग अलग नाम है। तो अब हम जान गए लस, यानी लघुत्तम समाप लस की बात करें, लस, जिससे हम लोग एलसीएम बोलते हैं, एलसीएम। अगर इसकी बात करें तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य। अब देखिए, सम, ये जो समापवर्त्य है दो चीजों से मिलकर बना है, सम धन अपवर्त्य, सम धन अपवर्त्य। सम मतलब बराबर होता है ना, अपवर्त्य मतलब तो अपवर्त्य होता ही है, गुणज होता ही है। लघुत्तम माने सबसे छोटा, मतलब सबसे छोटा ऐसा अपवर्त्य खोज देना है। कुछ संख्याएं दी रहेंगी, सबसे छोटा अपवर्त्य जो कि दोनों का या तीनों का जितनी संख्या दी है उन सबका हो। तो आइए, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, कुछ उन क्वेश्चंस को देखेंगे
तभी समझ में आएगी बात पूरी। तो आइए हम लोग देखते हैं। अब जैसे याद कीजिए वो दिन जब हम कक्षाओं में पढ़ते थे, तो हमको शिक्षकगण विभिन्न प्रकार बताते थे लघुत्तम समापवर्त निकालने का। एलसीएम की हम बात कर रहे हैं, ठीक। तो ये देखिए, एक तो होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, एक तरीका होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। जी हाँ, गुणज है लेकिन गुणनखंड विधि से निकलेगा। और दूसरा होता है विभाजन विधि या भाग विधि, जो भी कहिए, भाग विधि ही कह देते हैं, हाँ, जिसको विभाजन विधि भी कहते हैं। इन दो विधियों से हम लोग लसा निकाल सकते हैं। दूसरी बात, अगर हमको लसा निकालना है तो पहले सिंपल क्या चीज होनी चाहिए, तो आइए जैसे हम देखते हैं 24 और 36 में, 24 और 36 में, ठीक। 24 और 36 का हम अगर पहली विधि अभाज्य गुणनखंड विधि से ये लसा निकालने की कोशिश करें, यानी कि एलसीएम निकालने की कोशिश करें, तो कैसे निकलेगा? तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं, क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड करते हैं 24 के, ठीक है। यहाँ पे ये मिटा दें, 24 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब ही होता है अभाज्य संख्या, जो इनका गुणनखंड है। तो हम अभाज्य संख्या को ही लेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से शुरू करते हैं और देखते हैं। अभाज्य संख्या, आई होप आपको पता होगा, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर को कहते हैं। इंग्लिश में प्राइम नंबर और हिंदी में अभाज्य संख्याएं होती हैं। और वैसी संख्याएं जो स्वयं से और एक से कटे वही अभाज्य संख्या कहलाती हैं या प्राइम नंबर कहलाती हैं, जिनमें खुद से और एक से भाग लगे और किसी संख्या से भाग ना लगे। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग। दो अभाज्य संख्या है, 2 से ये 12 बार में जा रहा है, फिर 2 से जाएगा ये। जब तक छोटी संख्या से जाएगा तब तक हम बड़ी संख्या को कंसीडर नहीं करेंगे। 6, फिर 2, 3, अब खत्म हो गया, क्योंकि 3 जो है 3 से एक बार में जाएगा और 3 सब अपने आप में एक अभाज्य संख्या है। तो आइए देखते हैं हम लोग कि कहां पे ये लिखा जाए। तो ये यहां पे लिखते हैं 24 के अभाज्य गुणनखंड, 24 के अभाज्य गुणनखंड। तो 2, अच्छा 2 की पावर हम 3 लिख देते हैं, 1 2 3 बार आया ना 2, तो 2 की पावर 3 लिख देते हैं। अब 36 का भी हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक। 2 ही से करेंगे क्योंकि 2 से ये। अच्छा, इसके लिए हमें सबसे पहले डिवीजन मेथड पता होना चाहिए, डिविजिबिलिटी टेस्ट पता होना चाहिए कि डिविजिबिलिटी का रूल क्या है। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं सर्च करके, कि 2 से 3 से 4 से 5 से विभिन्न चीजों से मैंने डिविजिबिलिटी का बनाया हुआ बहुत अच्छा वीडियो होगा, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। नहीं तो फिर यहाँ पे देखिए 2 से 18 बार में, फिर 2 से 9 बार में। अब 2 से नहीं जाएगा ना, क्योंकि विषम संख्या ऑड नंबर है, 2 से तो सम संख्या जाती है ना, इवन नंबर। तो 3 से। तो अब ये देखिए 36 के अभाज्य गुणनखंड, 36 के अभाज्य गुणनखंड हम लोग देखेंगे। 36 के अभाज्य गुणनखंड जब हम देखेंगे तो 36 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकते हैं? 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है। अब इसमें से हम क्या करेंगे कि 24 और
36 का लौसा। जब लौसा निकालेंगे हम, 24 और 36 का लौसा निकालना होगा हमको, तो हम सबसे बड़ी पावर उठा के रख लेंगे। मतलब जो मिल रहा है वो तो सही है, जो नहीं मिल रहा है वो भी लिखेंगे, सब लिखेंगे। जैसे 2 और 3, इसमें तो 2 ही और 3 है, खैर ठीक। और भी कोई संख्या होती है हम लिख लेते। उसके बाद उसकी सबसे बड़ी पावर उस पर चढ़ा देते। जैसे सबसे बड़ी पावर यहाँ पे 2 की 3 है तो 3 लिख दिए, 3 की 2 है तो 2 लिख दिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 में 9 से हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 8 9 72, और यही जो है इसका लौसा आ गया। यही इसका लौसा आ गया 24 और 36 का। जबकि अगर हम भाग विधि, ये तो पहली विधि थी जिसको हम लोग कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। लेकिन जब हम अगर बात करें भाग विधि की, डिवीजन मेथड की, ठीक, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है ये क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। जबकि हम लोग अब डिवीजन मेथड से सेकंड नंबर देखने जा रहे हैं। भाग विधि, जिसे विभाजन विधि भी कहा जाता है, वो हम देखने जा रहे हैं। तो आइए बिल्कुल आराम से देखेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई आराम से ही मजे लेके होनी चाहिए। अगर पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है तो उस समय नहीं पढ़ेंगे, मजा लेके पढ़ेंगे पढ़ाई को। और मजा आना ही चाहिए, चाहे वो मेरे माध्यम से आए, चाहे वो किसी और टीचर के माध्यम से आए। जब तक मजा नहीं आएगा पढ़ने में, तब तक समझ में कुछ नहीं आएगा। मजा का मतलब ये नहीं होता है कि कॉमेडी वॉमेडी कर दिए ना। मजा का मतलब होता है कि मन लगना। अगर मन लगेगा तभी तो हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं भाग विधि, जिसे हम लोग विभाजन विधि भी कहते हैं और डिवीजन मेथड भी कहते हैं। तो 24 और 36, 24 और 36 एक बार और लेते हैं। अब हमको कुछ नहीं करना है, ये पारंपरिक तरीका बिल्कुल आपको याद होगा ऐसे, ठीक। अच्छा, याद रखना होगा, इसमें भी अभाज्य संख्याएं ही सबसे पहले लेंगी, वो भी छोटी अभाज्य संख्या से। अब जैसे 2 है तो 2 से 12 बार में, 2 से 18 बार में, फिर 2 से 6 बार में, 9 बार में। अब 2 से दोनों नहीं लग रहा, ऐसा नंबर हमको खोजना पड़ता है, ऐसी अभाज्य संख्या खोजनी होती है जो कि दोनों को काट दे, या ज्यादा रहे तो कम से कम 2 को काट दे ना। अब ये तो छोटी अभाज्य संख्या खत्म हो गई, क्योंकि 2 तो अब इन दोनों से को काटने से रहा। तो अब 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 2 और 3 दोनों को काट दे। तो बस 24 और 36 का लौसा अगर हम बात करें तो बस यही 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, 24 तिहाई 72। इससे भी 72 आता है। लेकिन एक और तीसरी विधि होती है, एक और तीसरी विधि होती है जिसका जिक्र हम लोग करेंगे अभी ही इसी वीडियो में। और वो तीसरी विधि होती है अनुमान विधि, ठीक। इसी को शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं। जो शॉर्ट ट्रिक हम लोग पढ़ेंगे, चूंकि पारंपरिक तरीकों से अगर ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते तो फिर ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती, आपको ये वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं होती। हमको कम समय में इन सब को करना है, तो ये जो तरीका है ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं हम लोग। बहुत टाइम टेकिंग तरीका है ये, बहुत टाइम ले लेगा। 24 और 36, 24 और 36 का लौसा हमको देखना है। 24 और 36 का लौसा देखना है, इसके लिए हम क्या करेंगे? बिल्कुल बड़ी संख्या होती है दोनों में, सबसे बड़ी संख्या मल्टीपल है ना,
अपवर्त्य है, तो जरूर ही दोनों में जो बड़ी संख्या होगी वही तो होगा। छोटी संख्या तो बड़ी वाली संख्या से भाग नहीं लगेगा छोटी संख्या में, इसलिए बिल्कुल एकदम निश्चित बात है कि जो बड़ी संख्या होगी वही होगा। तो आइए देखते हैं, 36 तो होगा ही होगा, लेकिन क्या 24 से 36 में भाग लग रहा है? 36 का एक बार गुणनखंड कर देते हैं, 12 तिहाई 36, बड़ी संख्या मतलब कि एकदम बिल्कुल अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत नहीं होती है, सोच लेते हैं। अब जैसे ये 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, अब 12 तो पूरा पूरा इसमें है, लेकिन क्या 2 भी है? 2 नहीं है इसमें, एक और 2 चाहिए था हमें, तभी ये इसको भाग लगा पाता। तो 2 नहीं है तो 2 दे दीजिए, 2 दे देंगे तो 36 दूनी 72 हो जाएगा। ये इस तरीके से बिल्कुल जल्दी बन गया, अनुमान हमने लगाया और जल्दी बन गया। तो ये था हमारा एलसीएम का ट्रिक। अभी और भी हम लोग एलसीएम के ट्रिक के बारे में देखते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम आगे और देखने जा रहे हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें कि 24, 36 और 40, जो मुख्य तरीका है, जो शॉर्ट ट्रिक है, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो 24, 36 और 40 का अगर हमको लॉसा निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो आइए देखिए, ये 40 सबसे बड़ी संख्या, 40, 40 में 24 से भाग लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, तो 40 का हम गुणनखंड करते हैं, तो 4, 4 दही 40 होता है ना, तो 4, 2, 5, ये हो सकता है, ये हो सकता है। मैंने कहा कि जरूरी नहीं है कि अभाज्य गुणनखंड ही करें, ठीक है, कर लेते हैं गुणनखंड ऐसा देख के कि जो सब में हो। अब जैसे ये 4 छक 24 है, तो 4 तो होगा ही इसमें, ठीक, और 2 होगा और 3 होगा, 4 छक 24 ये। अब देखिए यहाँ पे भी 4 है, 4 9 36 यानी 3 3। अब देखिए भाग लग जाता, भाग 40 में लग जाता, अगर 3 भी होता है इस गुणनखंड में, 3 भी होता तो भाग लग जाता, तो हमने 3 दे दिया इसको, ठीक। अब ये 40 से कहीं ना कहीं लग जाएगा, 5 दूनी 10, 10 चौके 40, 3 बार में ये लग जाएगा। लेकिन क्या 36 से लगेगा? क्या 36 से नहीं लगेगा, क्योंकि 4 तो है इसमें, 3 भी है, एक और 3 की कमी है, तो एक और 3 होता अगर इसमें, तो ये 36 से भी भाग लग जाता, तो हम 3 और दे देते हैं। तो बस यही इतना था, तो 3 क्या 9, 9 चौके 36, 36 दहाई 360, ये हमारा लॉसा आ गया। अगर आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं जिस विधि से आपको करने आए, यही हमारी अनुमान विधि और यही हमारा शॉर्ट ट्रिक है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। अगला लेते हैं हम लोग लॉसा के लिए 26, 54, 78 और 182। 26, 54, 78 और 182 ये लेते हैं, ये हम लिख के लाए हैं आपके लिए। अब देखिए, निश्चित बात है कि 182 सबसे बड़ी संख्या है, तो ये तो होगा ही होगा उसमें, ठीक। 182 ले लेते हैं, 182 का करते हैं हम गुणनखंड, जरूरी नहीं कि अभाज्य हो, तो 2 गुणे 7 गुणे 13, ठीक। जब देखते 26 से भाग लगेगा क्या इसमें, तो 13 दूनी 26 भाग लग जाएगा। इससे भाग लगेगा क्या 54 से, तो 13 दूनी 26 नहीं लग रहा है भाग। 54 का क्या क्या हो सकता है भाई, तो 2 से 27 दूनी 54, 2 से अगर हम करते हैं तो 27 दूनी 54, 27 दूनी 54। अब देखते हैं यहाँ पे कि 27 तो है ही नहीं, किसी भी तरीके से 27 नहीं बनेगा। 27 बनेगा क्या यहाँ पे? किसी भी तरीके से 27 नहीं बनेगा, तो 27 से हमको गुणा करना होगा यहाँ पे। यहाँ पे जब 27 से गुणा करेंगे तो 3 3 9 3 27 3 3 होगा,
3 बार 3 लिखना होगा हमको, ठीक, ये लिख देंगे हम। अब 78, तो 78 देखते हैं, 78 से 182 में भाग लगेगा क्या? तो 78 से जब हम करते हैं तो 2 से 2 और 39, यही तो है, यानी कि 13 3 39, 3 गुणे 13, ये होना चाहिए। तो 13 और 3 और 2 ये आ गया, ठीक, यानी कि 78 से भाग लग जाएगा। तो अब ये जो गुणा होगा, इन सब में अगर हम गुणा कर देंगे वही हमारा लसा होगा। तो 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54, 54 में 7 से गुणा कर दीजिए, 7 चौक 28, 7 पचे 35 और 2 37, इसमें 13 से गुणा कर दीजिए, 13 8 104, 13 सत्ते 91 और 10 101, 13 तिया 39, 39 और 10 49, ये 49 14, ये हमारा लसा होना चाहिए। तो ये हमारा लसा है, ठीक। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ये ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक इसको कहेंगे हम लोग, शॉर्ट ट्रिक, जो कि हम आज पढ़ने के लिए आए हैं। देखिए, ये वीडियो तो आज समझाने में ही खत्म हो जाएगा, एलसीएम और एचसीएफ को, और ट्रिक का इस्तेमाल हम लोग अगले वीडियो से करेंगे। तो 2-3 वीडियो में ये समाप्त एलसीएम और एचसीएफ हो जाएगा, ऐसा मेरी उम्मीद है। तो बने रहिए हमारे साथ, ठीक। और कोई ले ले आपको समझाने के लिए, तो हम लोग ले लेते हैं 14 35 और 56। हम ले लेते हैं 14 35 और 56 ले लेते हैं, 14 35 और 56 ले लेते हैं। इसका हम लसा निकालने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल सबसे बड़ी संख्या 56 है, तो 56 तो होना ही चाहिए। तो 8 सत्ते 56, 8 यानी कि क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2, 8 सत्ते 56। अब 14, तो 2 सत्ते 14 होता है, तो 2 भी है और 7 भी है, ठीक। तो 14 से तो ये डिविजिबल है, लेकिन क्या 35 से भी है क्या? तो 7 पच्चे 35 होता है, यानी कि 5 सत्ते 35। 7 तो है लेकिन 5 नहीं, बस 5 से इसमें अगर हम गुणा कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो 5 से गुणा कर दीजिए, 6 पच्चे 30, 5 पच्चे 25 और 3 28, 280, यही हमारा लसा है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। इतना हो जाने के बाद आइए हम लोग एचसीएफ की तरफ चलते हैं, यानी कि महत्तम समापवर्तक की तरफ चलते हैं। उसकी भी विभिन्न विधियां देखेंगे जो हमने कक्षाओं में पढ़ा था, और उसके बाद शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे। तो आइए बढ़ते हैं उस तरफ। तो हम लोग देखेंगे अब मसा, महत्तम समापवर्तक। अब हम लोग देखेंगे महत्तम समापवर्तक के बारे में। तो उसको एचसीएफ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एचसीएफ भी बोलते हैं, ये वाला पार्ट, ठीक। तो हम लोग देखने जा रहे हैं। अब देख लीजिए इनकी विधियां। पहली विधि जो होती है वो अभाज्य गुणनखंड विधि ही होती है, अभाज्य गुणनखंड विधि। अब चूंकि इसमें तो गुणनखंड है ही, फैक्टर है ही ना, ठीक है, समापवर्तक है ही इसमें, तो गुणनखंड तो होना लाजमी बात है। दूसरी विधि होती है टाइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि को। दूसरी विधि होती है वो लगातार विभाजन विधि, यानी कि भाग विधि जिसे कहते हैं, भाग विधि, ठीक। इसको विभाजन विधि भी कहते हैं, डिवीजन मेथड भी कहते हैं ये। तो आइए इन दोनों को देखते हैं हम। तो मान लीजिए 24 और 36, 24 और 36 का हमको मसा निकालना है। तो 24 और 36 का मसा का मतलब क्या है? 24 और 36 के लिए मसा का वो मतलब है कि
वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे। तो देखिए पहली विधि से अगर हम करते हैं फर्स्ट मेथड से, तो 24 का हमको क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। 24 का अभाज्य गुणनखंड हमने पीछे भी किया, 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। 36 का अगर हम करें तो 36 का 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में। तो 36 के लिए हम अगर लिखे 36 के अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 36 के अभाज्य गुणनखंड, वैसे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। हम लोग ट्रेडिशनल मेथड नहीं पढ़ रहे हैं ना, हम तो केवल बना के आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि कैसे हम लोग स्कूल वगैरह में बनाते थे। तो जो जो मिलेगा देखिए, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है और ये मिल रहा है, जो जो मिलेगा उसका गुणा हो जाएगा। तो मौसा अगर हम कहें इनका तो 2 गुणे 2 गुणे 3 यानी 12, 2 दूनी 4 12। तो 12 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 24 को भी और 36 को भी दोनों को डिवाइड कर देता है। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं 24 और 36 का भाग विधि से, यानी दूसरा मेथड क्या है। तो 24 से हम 36 में भाग लगाते हैं, यूक्लिड का भाग लेमा भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, यूक्लिड का भाग लेमा भी कहते हैं, यूक्लिड ना से यूक्लिड एल्गोरिथम। 24 से हम भाग लगाते हैं तो एक ही बार में जाएगा, तो 12 आ जाएगा। फिर ये 12 को हम भाजक बना लेते हैं और 24 को भाज्य बना देते हैं, और ऐसा तब तक लगातार करते रहेंगे जब तक कि पूरा पूरा संख्या कट ना जाए। तो 12 दूनी 24 यहाँ पे कट गया, जब तक जीरो ना आ जाए। जीरो आ गया मतलब वो संख्या 12 थी जिसने जीरो ला दिया, तो 12 ही हमारा मौसा हो जाएगा ये। लेकिन हम ये विधि थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, हमको तो शॉर्ट ट्रिक चाहिए। हमको क्या चाहिए, शॉर्ट ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक के लिए हमको तो बस 24 और 36 का मौसा चाहिए बिल्कुल बहुत जल्दी से। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम दोनों संख्याओं को घटा देते हैं। दोनों संख्याओं को घटा देते हैं तो 12 आता है। देख लेते हैं क्या 12 से दोनों संख्याओं में भाग लग जा रहा है। अगर लग जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसका गुणनखंड करेंगे, उस गुणनखंड से हम तय करेंगे कि किससे किससे भाग लग जा रहा है। ठीक, तो अभी तो 12 से लग जा रहा है। आप तो कहिएगा सर ये तो बहुत आसान था, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो आइए और देखते हैं कुछ संख्याएं लेके कि ये अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो हम एक संख्या, 3 संख्या लिखते हैं एक्चुअली, 50, 70 और 82, या 85 ले लेते हैं। ठीक, 50, 70 और 85 ले लेते हैं। किसी भी दो संख्याओं को घटा लेते हैं, किसी भी दो संख्याओं को घटा लेते हैं। इसी को घटा लेते हैं ना, 15 आ जा रहा है। तो क्या ये 15 से डिविजिबल है? नहीं है। तो जब पहली ही संख्या 15 से डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब कि ये 15 तो होगा नहीं, लेकिन 15 का ही कोई गुणनखंड हो जाएगा। 3 पचे 15, 3 पचे 15। ठीक, अब देखिए छोटी संख्या को नहीं, बड़ी संख्या से हम पहले शुरुआत करते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले बड़ी संख्या लिख लीजिए फिर छोटी संख्या लिख लीजिए, क्योंकि बड़ी संख्या से ही हम महत्तम समापवर्तक है ना, बड़ी संख्या हमको देखना है ना। छोटी संख्या तो हम टेस्ट भी नहीं करेंगे। तो 5 से तो बिल्कुल इसमें लग जाएगा, 5 से इसमें भी लग जाएगा, 5 से इसमें भी लग जाएगा, और तो कोई देखने की जरूरत ही नहीं है। इसका मौसा 5 आएगा। चेक कर लीजिए, जो विधि आपको पता है उसी विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि मैंने बताया या भाग्य विधि बताया, उन दोनों विधि में से
आप जिससे भी चेक करना चाहें चेक कर लीजिए, 5 ही मौसा आएगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। अब तक आपको लग रहा होगा कि आप हमारे साथ बने रह सकते हैं या नहीं। अगर आप हमारे साथ बने रह सकते हैं तो लाइक कर दीजिए हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर लीजिए इस चैनल को। आगे देखते हैं। एक और संख्या लेते हैं 24, 60, 84, 108। 24, 60, 84 और 108, ये ठीक। 24, 60, 84, 108। किसी भी संख्या को घटाइए, किसी भी संख्या को, है ना। कोशिश कीजिए कि गैप थोड़ा सा कम हो, उसी को घटा दें। चलिए इन्हीं दोनों को घटा देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, 8 में से 4 घट गया तो 4 बच गया, और 10 में से 8 घट गया 2 बच गया। नहीं तो हमको लग रहा है ये भी 24 ही था, ये थोड़ा ज्यादा होता। अच्छा खैर कोई बात नहीं। तो 24 से इसमें तो भाग लग जा रहा है। 24 से इसमें भाग लग रहा है क्या? 24 से इसमें भाग नहीं लग रहा है। तो 12 दूनी 24, ठीक, ये कर लेंगे। और भी कोई संख्या कर सकते थे, ठीक है। तो 12 दूनी 24, मतलब कि हमको बड़ी से बड़ी संख्या देखना है ना, तो 12 से तो 12 25 60 लग जाएगा, 12 7 84 लग ही जाएगा, 12 9 108 हो ही जाएगा। तो ये 12 ही इसका मौसा होगा, यानी कि HCF 12 ही होगा। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, हमने जो पढ़ाया होगा वो बात समझ में आ गई होगी। आज के लिए बस इतना ही, इससे ज्यादा आपके ऊपर से जा सकता है। तो हम क्या करेंगे कि आगे, अब जब ये बातें समझ में आ गई तो अगले 2 या 3 वीडियो में हम इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, LCM और HCF को। और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी मदद करेगा। ये मत सोचिए कि किसी कोई खास प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद करेगा, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में। और ये तो आपको आना ही चाहिए, तो बेसिक चीजें हैं, ये तो आपको आनी ही चाहिए। तो अगर अच्छा लगा हो ये सेशन तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और लाइक कर दें भाई, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।